छोटी खुशियाँ उसकी, छोटी छोटी खुशियाँ उसकी, कुछ उसके अरमान, पैरों के नीचे ज़मीं एक टुकड़ा आसमान। कहीं है बेटी कहीं वो माँ है, कहीं है बेटी कहीं वो माँ है, कहीं वो थामे घर की है कमान। बस उसको मिल जाए, अब उसको मिल जाए, हाँ उसको मिल जाए उसके हिस्से का सम्मान, उसके हिस्से का सम्मान। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनका इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक ऐसी महिला हैं जो कि एक ब्राइट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि कैसे महिला एक ऐसे क्षेत्र में काम कर सकती है जिसे ज़्यादातर हम पुरुष प्रधान मानते हैं। तो हम तहे दिल से स्वागत करते हैं नेहा जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच नीना जी। और जैसे कि हम सबसे पूछते हैं, पहला सवाल आपसे भी वही होगा कि कौन है नेहा जोशी? कौन है नेहा जोशी? नेहा जोशी उत्तराखंड की एक लड़की है जिसको लगा कि राजनीति में लड़कियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि एक कोर बिलीफ है मेरा कि जब तक महिलाएं डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगी, देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, आप कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, कोई ऐसा क्षेत्र आज नहीं है जो अछूता है जहाँ महिलाएं नहीं हैं। आपने देखा होगा जब हमारा चंद्रयान भी जाता है तो उस मिशन की हेड भी एक महिला ही है। तो महिलाएं कहीं नहीं है ऐसा आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा मानना है कि जब डिसीजन मेकिंग रोल्स में महिलाएं आएंगी असली क्रांति तब आएगी। तो उस क्रांति का मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ और उस क्रांति की तरफ बढ़ने में मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो एक सहयोग की भूमिका, एक कंट्रीब्यूशन मेरा भी रहेगा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स आपकी चॉइस थी या फिर आप किसी वजह से, या इट वाज अ चॉइस ऑफ करियर फॉर यू, आप बनना ही करना ही चाहती थी? आप जानते हैं मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ। मेरे पिता भी नेता हैं, मंत्री हैं अभी उत्तराखंड सरकार में। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ, और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे पिता हैं जो चाहेंगे कि बेटी पॉलिटिक्स में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स को उन्होंने करीब से देखा है कि कितनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कितनी अनिश्चितता है, आज कैसा है कल कैसा है आपको पता नहीं है, हर दिन अलग है, हर दिन एक नया चैलेंज है। लेकिन मैं तो बहुत छोटे में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे यही करना है। वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, पढ़ाई में भी मैं ठीक थी, लेकिन मुझे लगता है जो इम्पैक्ट आप एक नेता बन के कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, अगर इंटेंट आपका अच्छा है तो वो कोई भी अधिकारी भी नहीं कर सकता। लीडरशिप मैटर्स, एंड आई थिंक इन द पास्ट 10 years हमारे देश ने देखा है कि लीडरशिप जब बदलती है तो कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। वही अधिकारी होते हैं, वही सारा सिस्टम होता है, लेकिन एक लीडर आता है, एक नेता आता है और वो इतिहास बदल देता है। तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे घर में मुझे पैदा किया जहाँ पे मुझे लड़का लड़की में कभी फ़र्क नहीं महसूस होने दिया गया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो उल्टा ही होता था, लड़कियों को ही ज़्यादा वो वरीयता मिलती थी एक तरीके से। बहुत अच्छी उन्होंने मुझे शिक्षा दी, और सब करने के बाद मुझे लगता है कि मैं उस 1% की श्रेणी में आती हूँ जो हमारी भारत की महिलाएं हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, और प्रिविलेज के साथ जिम्मेदारी आती है। तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ कि महिलाओं के लिए काम करना, कैसे हम और ज़्यादा युवतियों को, महिलाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो सामाजिक क्षेत्र में आगे आएँ, और जो पॉलिसीज़ हैं, जो व्यवस्थाएं हैं समाज में, सिस्टम्स हैं, उनको इम्पैक्ट करें, क्योंकि जब तक वो सिस्टम्स नहीं बदलेंगे, पुरुषों ने बनाए हुए हैं जब तक वो सिस्टम्स नहीं बदलेंगे, हमारा उत्तराखंड भी नहीं बदलेगा और भारत भी नहीं बदलेगा। तो वो करने की एक कोशिश। जैसे कि नेहा ने कहा कि उन्होंने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं। तो नेहा, एक यंग पॉलिटिशियन हैं आप, एक एनर्जेटिक पॉलिटिशियन और एक महिला पॉलिटिशियन हैं आप। तो आपके माध्यम से मैं बाकी सारे बच्चों से, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष भी हों, उस तरीके से, और ये सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारी यंग जनरेशन के लिए आज भी पॉलिटिक्स एक करियर चॉइस नहीं है? ऐसा क्या आप महसूस करते हैं कि जैसे हमारे बच्चे जब होते हैं तो हम सोचते हैं इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, आजकल तो लोग एक्टर और सिंगर भी बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, लेकिन शायद आज भी लोग पॉलिटिक्स में जाएगा या पॉलिटिशियन बनेगा नहीं कहते हैं। ऐसा आपने महसूस किया है कभी? वैसे मेरा तो मानना है कि वो 3 Idiots में दिखाया था ना कि वो पालने में ही बच्चे को बोलने लगते हैं कि आप इंजीनियर बनो। मुझे लगता है ये चॉइस माँ बाप की कभी भी होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, हर
हर बच्चा डिफरेंट होता है। कोई कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, जबकि हम उसे पुश कर रहे होते हैं इंजीनियर बनने के लिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो माता पिता उसे किसी और ही राह में भेज रहे होते हैं। तो ये चॉइस हमेशा बच्चे की होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। What I believe we need to provide is एक enabling environment होना चाहिए, जहाँ वो अपनी जो choices हैं वो informed choices हों। जैसे मुझे आज लगता है कि अगर मैं वापस जाके अपने जीवन में कुछ बदल पाती तो मैंने स्कूल के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आज मैं अगर दोबारा से करती तो मैं शायद लॉ की डिग्री लेती, क्योंकि बाद में जब मैं राजनीति में भी एक्टिव हुई, सामाजिक क्षेत्र में एक्टिव हुई, तो मुझे लगा कि अगर लॉ की होती तो शायद मैं और अपना आई कुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। सो आई वुड हैव चेंज दैट, बट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई फिनिश स्कूल इन 2004, तो मतलब ऑलमोस्ट 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो आज द काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग जो अवेलेबल हैं बच्चों को, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स भी बहुत एक्टिवली आपको प्रोवाइड करते हैं, सब तब नहीं था। तो तब जो बेस्ट चॉइस थी उस समय के हिसाब से वो मैंने करी। लेकिन आई फील दैट एवरी चाइल्ड शुड बी इंडिपेंडेंट कि वो क्या चूज करें। हमारे बच्चे आजकल मतलब ये एक सवाल आपसे ही नहीं, मैं खुद भी इस चीज़ पे कंसर्न हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये हो। नायक एक मूवी थी, अगर आपने देखी हो, उसमें परेश रावल जी का एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि खड़े होकर सामने वाले की गलतियां तो हम सब निकालते हैं, पर उस कीचड़ में कूद के उसे साफ कोई नहीं करना चाहता। सो मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि हमारे यंग बच्चों की चॉइस होनी चाहिए पॉलिटिशियन बनना, रादर देन जस्ट ब्लेमिंग द पॉलिटिशियन फॉर नॉट डूइंग समथिंग? देखिए, पॉलिटिक्स भी आज बहुत बदल रही है नीरा जी, और मुझे लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज चूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में आना। मतलब मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं हमारे युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में हूँ। आई हैव कॉलीग्स हु आर ग्रेजुएट्स फ्रॉम IIM अहमदाबाद, फ्रॉम IRMA, फ्रॉम सम ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, और ये इंटरेस्टेड है पॉलिसी मेकिंग में, पावर में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपको ये डिफरेंस समझना होगा कि किस फ्रेम से आप आ रहे हैं। आज बहुत सारे मेरे जैसे लोग जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन पॉलिसीज, इन मेकिंग बेटर पॉलिसीज, इन चेंजिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, एंड हमें एक गैप दिखता है कि हमारे भारत का या उत्तराखंड का जो पोटेंशियल है, जो हमारी नीतियाँ हैं, उनमें हमें कहीं ना कहीं एक गैप दिखता है। और हमें लगता है कि अगर हम कभी ऐसी पोजीशन में आए जहां हम इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास वो विजन है कि हम इस गैप को ब्रिज कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है। अगेन मैं कहूँगी, इसमें हमारी जिम्मेदारी आती है। हम जैसे लोग जो एक एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, जिनको एक पद दिया है, जिनकी एक समाज में विजिबिलिटी है, मुझे लगता है जिनके पास आवाज़ है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है इस प्रोफेशन को अट्रैक्टिव भी बनाना, बिल्कुल समझाना कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं आप क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। एक पॉलिटिशियन के एवरेज दिन में बहुत तरीके के काम होते हैं, जिसमें आप किसी भी ऑन एनी गिवन डे you will get to help so many people in simple things that they don't understand, and that will give you an insight कि क्या सिस्टम बदलने की ज़रूरत है कि जो आखिरी व्यक्ति हो उसके लिए भी ये आसान हो जाए और आपकी ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे। तो ये चीज़ समझाना, और उसके साथ साथ ये दिखाना कि पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पर जगह है, उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है, केवल और उनकी ज़रूरत है और केवल शोर नहीं है पॉलिटिक्स। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव लाने में समय लगता है। हम 9 साल से मोदी जी के साथ इस गवर्नमेंट के अंडर हैं और हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, और आपका भी करियर लगभग 8-9 साल पुराना ही है। हाँ, तो क्या चेंजेस, हम कितना आगे बढ़ पाए और कितना आगे हम अभी जाएंगे, मतलब हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं अपने टारगेट से? क्या मानती हैं आप कि हमारे देश में क्या बदलाव आया और हम क्या एम कर रहे हैं? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे लीडरशिप की, बिल्कुल, कि एक एग्जिस्टिंग सिस्टम था, एक पूरी ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप 2014 याद करें, जब मैं याद करती हूँ तो मुझे वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस याद आती हैं, जब हर दिन कोई स्कैम होता था, कोई स्कैंडल होता था, कोई अटैक होता था, देयर वाज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। इनफैक्ट अगर आप याद करें तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उस समय को पॉलिसी पैरालिसिस कहा था कि इंडिया इज गोइंग थ्रू पीरियड ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। 2014 के बाद से
कुछ बहुत फंडामेंटल चीज़ों पे काम हुआ। मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार संसद में भाषण दिया था आफ्टर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड दैट फर्स्ट 5 years आई विल वर्क ऑन व्हाट इंडिया नीड्स एंड देन आई विल वर्क ऑन व्हाट इंडिया एस्पायर्स फॉर। सो फर्स्ट 5 years अगर आप याद करें मोदी जी के जो पहला टर्म था उनका, ही वर्कड ऑन क्लेanलीनेस। उन्होंने कहा टॉयलेट्स नहीं है, खासकर हमारी बहनों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स बनने चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। अब ये रॉकेट साइंस तो नहीं था, हम सबको पता था हमारे देश सफाई के मामले में बहुत पीछे है, हर जगह गंदगी है, शौचालय नहीं है, बट किसी ने नहीं सोचा कि इसको मिशन की तरह अपनाना चाहिए। खुद उन्होंने झाड़ू उठाया, रेड फोर्ट से उन्होंने ऐलान किया, एंड आज अगर आप देखें तो कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी ओकेजन होता है तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान होता है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत हैज बिकम अ सिटीजन्स मूवमेंट, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है आज। देन ही वर्कड ऑन एनर्जी। महिलाओं की कमर झुकी रहती थी, आप तो उत्तराखंड से आती हैं, कोई भी जब हम पहाड़ जाते थे गाँव तो हम देखते थे कि वो घर में जो दादी होती थी उनका ऐसे कुबर निकला हुआ होता था, हाँ, क्योंकि पूरा जीवन घास काट के, घास काटने में, लकड़ी लाने में, चूल्हा जलाने में। सो ही सेड नॉनसेंस, ये कैसे हो सकता है कि एक विकसित भारत में, प्रगतिशील भारत में आज भी महिला 100 सिगरेट का धुआं 1 घंटे में इनहेल कर रही है। उन्होंने कहा सबको LPG दीजिए, उज्ज्वला लेकर आए। अब देखिए वही कंपनियां थी, वही गैस के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, गांव-गांव जाके उन्होंने LPG सिलेंडर बांटे। सो ही वर्कड ऑन द वेरी बेसिक्स, हर घर नल योजना वो लेके आए, आयुष्मान भारत की एक जब कोई घर पे कोई बीमार हो जाता है तो पूरा घर डीरेल हो जाता है। आप तो मेडिकल प्रोफेशन से आप जानती हैं कि इलाज का जो खर्चा होता है वो सबसे ज्यादा और वो इंसान करता है। एंड सबसे बड़ी बात कि कोई भी डेवलप नेशन, हम अक्सर विकसित देशों की तरफ देखते हैं ना इंस्पिरेशन के लिए, कोई भी आप डेवलप नेशन देखें तो वहाँ पे एक हेल्थ सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत अच्छा एक सिस्टम होता है। तो जब तक हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बन जाता, या मैं कहूँ कि जो पॉपुलेशन के साथ हम काम करते हैं शायद कभी भी हम 100% नीड नहीं मीट कर पाएंगे, तब तक के लिए उन्होंने कहा कि लेट्स ब्रिंग आयुष्मान भारत, ताकि जो प्राइवेट हमारे अस्पताल है वहाँ पे भी एक गरीब आदमी इलाज करा सके। तो पहले 5 साल उन्होंने इन बेसिक्स पे काम किया। नाउ यू सी, आज़ादी के 65 साल तक ये फंडामेंटल चीज़ें हमारे देश में नहीं थी, ये सोचने वाले विषय हैं। एंड दिस गिव्स मी होप कि, एंड दिस गिव मी फर्दर, एक्चुअली मेरा ये बिलीव स्ट्रेंथन करता है कि सही लीडरशिप कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकती है। तो पिछले 9 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उत्तराखंड में हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास पहाड़ों में मेडिकल सुविधा नहीं होती, और इसका एक फाइनर नुआंस है वो है कि मेडिकल सुविधा केवल हॉस्पिटल नहीं होते हैं। आज हमारे पहाड़ में जहाँ हॉस्पिटल है भी वहाँ डॉक्टर की कमी होती है। हाँ, अगर हम अपने 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 3 को छोड़ दें तो 10 को देखने की सच में ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। और सिर्फ बिल्डिंग बना लेने से, महंगे इक्विपमेंट डाल देने से इलाज नहीं होता, हमें डॉक्टर्स चाहिए उसके लिए। लेकिन इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी थी, और उसके बाद भी हमारा जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम था, आप सोचिए कि पिछले 9 सालों में 700 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। जितने आज़ादी से आज 2014 तक जितने मेडिकल कॉलेज थे, ऑलमोस्ट उतने मेडिकल कॉलेज आज इस देश में, 700 मेडिकल कॉलेज, जिसमें करीब 70,000 सीट्स हैं। So can you imagine that our country is getting 70,000 new extra doctors every year? ये बेसिक काम है नीरा जी, जो आने वाले समय में जो भारत होने वाला है ना, जो वेस्ट की तरफ देखता है इंस्पिरेशन के लिए, नेक्स्ट 5-7 years, ये चीजें डिफाइन करेंगी उस चेंज को। एंड दिस, लाइक यू सेड, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। जब इतनी बेसिक चीजें फिक्स करने की जरूरत हो, एंड अगेन आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दैट इसके साथ साथ चंद्रयान भी गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। हम जो हमारा विकसित वर्ल्ड है उससे भी compete कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। आज IIT और IIM हमारे अफ्रीकन नेशंस में IITs एंड IIMs खुल रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। सो व्हाइल दैट इज हैपनिंग, वी आर ऑल्सो फिक्सिंग द ग्रास रूट्स, सो दैट जो हमारा एक भारतीय जनता पार्टी में हम एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एक कि अंत्योदय, कि अंतिम व्यक्ति तक हमें इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सो यू सी, बोथ फ्रंट्स पे काम हो रहा है। आई एम वेरी पॉजिटिव, एंड आई मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई मीट, मैं बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलती हूँ अपने काम में। कुछ भाजपा सपोर्टर्स होते हैं, मोदी सपोर्टर्स होते हैं, कुछ कंफ्यूज्ड भी होते हैं, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात
जिसको कोई आज तक नहीं नकार पाया कि ये जो बेसिक चीज़ें थी आज तक फिक्स नहीं होती, इनको फिक्स करने की ज़रूरत थी। बैंक खाते नहीं थे 50% देश के पास, ये फिक्स करने की जरूरत थी, सबको पता था, लेकिन किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। गूगल पे और फोन पे जैसी योजनाएं तो मुझे लगता है खुद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही एक क्रांति है, क्योंकि अब एक सब्जी वाले से लेके और एक बड़ी ज्वेलर तक भी आप एक स्कैन पे पेमेंट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज बैंक ट्रांजैक्शन। सो ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इतने सालों में महिलाएं कितना आगे आई हैं, महिलाओं को कितना सेफ, कितना अपॉर्चुनिटी, कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिला है काम करने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड को ही देख लीजिए तो 52% 53% महिलाएं वोटर्स हैं हमारे यहाँ। और क्या आपको लगता है इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना ही स्कोप, इतनी ही बराबरता उनके पास है हमारे देश में और उत्तराखंड में? नीना जी, जितनी भी स्कीम्स मैंने अभी लास्ट आपके सवाल के जवाब में बताई, आप देखेंगे कि उन सबके केंद्र में महिला है। और मैं खुद, क्योंकि आई वर्कड इन द NGO सेक्टर, आई वर्कड विद डिफरेंट गवर्नमेंट्स, विमेन एम्पावरमेंट शब्द जो था वो इतना बड़ा क्लीशे बन गया था। महिला सशक्तिकरण पे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थी, सेमिनार होते थे, अच्छे अच्छे जगहों पे, होटल्स में संवाद होते थे। महिला तो बट आप देखो कि वो महिला सशक्तिकरण वो एक जुमला था। क्यों मैं कहती हूँ कि वो जुमला था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि महिला का आर्थिक सशक्तिकरण हो। सुबह से जब उसको चूल्हे के लिए लकड़ी लेने जाना है, घास लेने जाना है, चूल्हा जलाना है, बरसात में लकड़ी गीली हो गई, उसके बावजूद उसको किसी तरह बच्चों के लिए, परिवार के लिए खाना बनाना है, कहाँ से उसका आर्थिक सशक्तिकरण होगा? आप कहते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, उसमें महिलाओं को जोड़िए, हम ये योजना लाएंगे। अरे भैया, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी महिला अपना घर मानती है। बिल्कुल मानती है। यू हैव अ फैमिली, आई हैव अ फैमिली। हमें पता है कि हम कितने भी एम्पावर्ड हो जाएं, कितने भी कुछ भी हो जाएं, लेकिन एक महिला होते हुए वी आर बायोलॉजिकली ट्यून्ड कि घर हमारा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सब लोग अच्छे से रहें, ये हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम दैट फैक्ट। सो जब प्राइमरी जिम्मेदारी पूरा करते करते सुबह से रात हो जाए, तो कब वो महिला सोचेगी किसी और चीज के बारे में? उसके पास आराम करने तक का समय नहीं है, और आप उसको कह रहे हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण हो जाए। तो ये जो बेसिक चीजें हैं जो फिक्स होनी चाहिए थी महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं की समय की गरीबी पर चोट हो। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, लक्ष्मी पुरी जी UN विमेन की हेड रही हैं, उन्होंने एक अपने वक्तव्य में बात की थी कि बहुत तरीके की गरीबी होती है इस दुनिया में, और इसमें एक विचित्र गरीबी जो होती है समय की गरीबी, जो महिलाओं के पास होती है, कि उनके पास समय नहीं होता अपने बारे में सोचने के लिए, अपनी आर्थिकी के बारे में सोचने के लिए, ये सोचने के लिए कि हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो इस समय की गरीबी पर जब महिलाओं की चोट हुई है नीरा जी, तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं। आज हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा तादाद में वोट करने आती हैं। उत्तराखंड में इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो 4% जो वोट शेयर ज़्यादा था वो महिलाओं का था। और जिस दिन वो वोट शेयर महिलाओं का बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी भी कॉन्फिडेंट थी कि ये वोट जो है ये मोदी जी को गया है, ये भारतीय जनता पार्टी को गया है, बिकॉज ही हैज़ वर्कड for the women, he has connected directly with these women. Again, political participation की भी अगर मैं बात करूँ, देखिए हर क्षेत्र में आज महिलाएं बढ़ रही हैं। आप भी इतने महिलाओं से मिलते हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रोफेशन में you will see more women now, क्योंकि एक enabling environment मिल रहा है ना, सेफ्टी बढ़ी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो उनके टाइम को अफेक्ट करते थे वो बेटर हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी अगर मैं देखूँ तो महिला रिजर्वेशन ही एकमात्र वे माना जाता था कि महिला के लिए एक सेट 50% रिजर्वेशन है पंचायती राज में, उसमें वो चुन के आएंगी। बियॉन्ड रिजर्वेशन जाके अगर किसी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिए हैं तो वो बीजेपी है। और सेफ पॉलिटिक्स आप देखिए कि आज आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड 10 जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में वो महिलाएं हैं। एंड दीज आर नॉन रिजर्व सीट्स, इट वॉज नॉट लाइक कि वो सीट महिला के लिए रिजर्व थी इसीलिए उनको बनाया गया है। सो उन महिलाओं को देख के आप सोचिए कि कितनी महिलाओं को ये होप उनके अंदर आएगी कि हम भी अगर ये वहाँ पहुँच सकती हैं तो हम भी पहुँच सकते हैं। इफ पॉलिटिक्स इज सेफ फॉर देम, देन इट कैन बी सेफ फॉर अस टू। Now we have the time, we have the education, we have the skill, we can look at a career in public life too. So I feel महिलाओं के लिए भी एक तरीके से बहुत अच्छा समय इस देश में है। What we need to constantly work on as a society, देखिए गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सुरक्षा एजेंसीज अपना काम करेंगी,
एक विषय जिस पर हमको काम करने की ज़रूरत है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट देना है और अपने बेटों को, अपने भाइयों को एब्सोल्युटली ये एहसास दिलाना है कि आज जो ये लड़की आपके साथ में बैठी है ये आपकी बराबरी की है, ये उतना ही पढ़ के आई है, उतनी ही सशक्त है, उतनी ही स्मार्ट है और आपको इसको एज अ पीयर लेना है। और आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि एक सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करें, माता बहन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सॉरी मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही होते हैं कि तुम्हारे घर में भी बहन और बेटी है, अब छोड़ दीजिए इस बात को। वो एक महिला है, वो आपके समकक्ष है और आपको उसको इतना सम्मान देना है कि हमें अपने बेटों और भाइयों को समझाने की जरूरत है। बस वही मुझे लगता है एक बड़ी कमी आज भी समाज में है, उसको अगर हम पूरा कर दें तो देयर इज नो एंड टू व्हाट वीमेन कैन अचीव। एब्सोल्युटली। सो बेटी को हम पढ़ा चुके, बेटी को हम बढ़ा चुके, अब समय है अपनी बेटों को समझाने का और उन्हें ये बताने का कि जैसे उनके लिए तालियां बजती हैं, उनकी बहन, उनकी माता, उनकी दोस्त के लिए भी वो उतनी ही जोरदार ताली बजाएं अगर वो स्टेज पे काम कर रही हो। नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया। एक आखिरी मैसेज मैं चाहती हूँ आप यंगस्टर्स को दीजिए, उन्हें मोटिवेट करने की कि आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए और वो बदलाव बनिए जो आप समाज में देखना चाहते हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जो आपको एक इतना बड़ा कैनवस देता है। आप सोचिए कि हर चीज़ जो हम करते हैं, हर चीज़ जो हमारे आसपास है, हमारे सड़कों से, हमारी सिविक कम्युनिटीज़ से लेके हमारा ट्रैवल जो है, रेल ट्रैवल देखिए, एयर ट्रैवल देखिए, एवरीथिंग इज़ इम्पैक्टेड बाय पॉलिसीज़ और ये पॉलिसीज़ जो हैं वो राजनेता बनाते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता तो सबको फ़र्क पड़ता है। एंड पिछले 9 साल में खासकर इस देश ने देखा है कि जब अच्छी लीडरशिप आती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे युवा साथियों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कंसिडर अ करियर इन पॉलिटिक्स एंड यू नो माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन इफ़ यू नो अ यंग मैन और वुमन वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो ये बदलाव और तेज़ी से होगा, अच्छी नीतियाँ बनेंगी, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा, उनकी मॉनिटरिंग अच्छी होगी एंड यू डोंट इवन हैव टू बिकम अ पॉलिटिकल लीडर। मैं तो कहूँगी कि राजनीतिक समझ रखना, राजनीतिक विषयों में रुचि रखना एक अच्छे सिटीजन के लिए भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नेता ही बनना है, आप एक एडवोकेट बन सकते हैं। यू नो यू कैन बी अ सिटीजन एडवोकेट। आपके आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में क्या हो रहा है, आप उसको बिना राजनेता बने भी प्रभावित कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जानकारी रखते हैं और आप ये जानते हैं कि कौन सही व्यक्ति होगा उस इश्यू को एड्रेस करने के लिए। आपके पार्षद की क्या जिम्मेदारी है, आपके मेयर की क्या जिम्मेदारी है, विधायक की, सांसद की क्या जिम्मेदारियां हैं, बिकॉज यू देन यू विल नो then you can knock the right doors. person. Then you can knock the And doors. you have the power of social media now. You know, पहले आपको केवल एक अखबार मिलता था जिसमें एक फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती थी, आज आपके पास सोशल मीडिया है। There's in fact information overload. Equip yourself in a way कि आपको पता हो कि रियल न्यूज़ और फेक न्यूज़ के बीच में डिफरेंस क्या है। फेक न्यूज़ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट 3 सोर्सेज का रूल रखें। मैं कोई भी न्यूज़ जब पढ़ती हूँ तो एटलीस्ट उसको 3 सोर्सेज से वेरीफाई करती हूँ बिफोर आई एक्सप्रेस माई ओपिनियन ऑन इट। ओपिनियन एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया और ऑन व्हाट्सएप, फोन, एनीथिंग, आई वुड बी हैप्पी टू टॉक टू यू। नो आई वांट टू सी इन उत्तराखंड वेयर वी हैव यंग एजुकेटेड लीडर्स जो पहाड़ पे चढ़ने से ना डरें, जो पहाड़ पे रहने से ना डरें, जो समझें कि हमारा उत्तराखंड जितना खूबसूरत है और जितने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को उसी पहाड़ के जैसे साहस की ज़रूरत है उसको टेक ऑन करने के लिए। तो ये आज के उत्तराखंड में ऐसे युवा हैं, बस थोड़ा सा और उनको जागृत करने की ज़रूरत है और ऐसा ज़रूर होगा। इनकी बात में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर बेटी को पढ़ाएंगे, हर बेटी को पढ़ाएंगे, हर युवा को बढ़ाएंगे। लौटेगा फिर पहाड़, लौटेगा फिर पहाड़ का फल तू फिर से चखना, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं हूँ तसल्ली रखना, मैं हूँ तसल्ली रखना। शुक्रिया।